तो अलग से भी करें। प्लीज अपने अपने स्पीकर म्यूट कर दें। हाँ, एक जब उनसे डिस्कस करके वो तो हाँ वो असल में अलग से सेपरेट लीगल एंटिटी बन जाती है ना। मैम करें, चेक करें आने के मैंने। हाँ ये चीज तो है। फिर वो देखिए कल अगर कोई ऐसी आसानी पैदा होती है फंड में उसको रजिस्टर कराने में, तो फिर आपके पास एक हिस्ट्री भी होगी ना कि भाई मैं इतने अर्से से मेंटेन कर रहा हूँ, तो फिर आपने हेलो रजिस्टर करवा। एवरीवन, हाँ प्लीज अपने अपने कंट्रीब्यूशन जा रही है स्पीकर उसमें म्यूट सब। कर दें, इको बहुत आ रही है। म्यूट करूंगा सही। जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम, हेलो, कैन यू हियर मी एवरीवन? जी सर, वी कैन हियर यू। अच्छा, लेट्स गेट स्टार्ट, क्योंकि हमारे पास सिर्फ 45 मिनट्स होंगे और हम चाह रहे हैं कि हमारा जो आज का एजेंडा है उसके ऊपर हम जो हमारे साथ आज के एक्सपर्ट्स हैं, डेक्स्टर कंसल्टेंट से मैडम मैवस, वो उसके ऊपर अपनी प्रेजेंटेशंस हैं वो भी दे दें और हमारे पास ज्यादा जो टाइम हो उसके ऊपर हो कि हम उसके ऊपर डिस्कस करें, डिबेट करें, जो क्वेश्चन आंसर के ऊपर हम टाइम थोड़ा सा करेंगे हमें, ताकि इसके ऊपर हमारा ज्यादा नॉलेज हो कि व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग। तो उसमें लेट गेट स्टार्ट कि अपना का थोड़ा सा हम बता दें कि अपना इज ऑल पाकिस्तान एनजीओ अलायंस एक बहुत बड़ा, जो कि 2010 में हमने इसको एस्टेब्लिश किया अंडर द ऑस्पिसेस ऑफ यूगुड। और इसमें जो थिंक टैंक है ये फ्रॉम सिविल सोसाइटी फ्रॉम ऑल अक्रॉस द पाकिस्तान। तो इनका मकसद यही है कि हमारा कि वन विजन, वन ऑब्जेक्टिव और वन वॉइस के अंडर हम ये काम कर रहे हैं। ये जो सिविल सोसाइटी को कोई भी इश्यूज आते हैं, स्पेशली पॉलिसी में, लेजिस्लेशन में, तो हम ये सारे कोशिश करते हैं कि जितने भी हमारे सिविल सोसाइटी के मेंबर हैं एक सेम प्लेटफॉर्म पे आए और अपनी वॉइस को रेज करें। और इसमें आपको पता है कि जो आजकल सिविल सोसाइटी के जो हालात हैं, जो इश्यूज आ रहे हैं, इसमें इस तरह श्रिंक हो रही है सिविल सोसाइटी हमारी डे बाय डे। तो इसमें ऑब्वियसली वी हैव टू टेक द लीड, सिविल सोसाइटी हैव टू कम अप और उसमें ऊपर हम उसके ऊपर लीड करें, उसमें हम कलेक्टिवली वॉइस रेज करें। क्योंकि मैं देख रहा था कि बहुत सारे इंडिविजुअल्स ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि हाई कोर्ट में और डिफरेंट कोर्ट में जा रही हैं, लेकिन उसका इम्पैक्ट नहीं क्रिएट हो रहा, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ अपने लिए काम कर रही है, अपने लिए रिलीफ मांग रही है। लेकिन थैंक्स टू ऑर्गेनाइजेशन जो कि हाई कोर्ट ने, आपको पता है कि सिंध हाई कोर्ट ने डिसीजन दिया था, डायरेक्शन दी थी, जिसके ऊपर ईएडी की कंप्लायंस को नल एंड वाइड कर दिया गया। लेकिन जब उसमें नल एंड वाइड हुआ, लेकिन उसमें एक चीज रह गई कि उन्होंने ईएडी को तो नल एंड वाइड कर दिया, लेकिन जो हमारी जो स्टेट बैंक की जो कंप्लायंस, उनको उन्होंने उसके ऊपर कोई डायरेक्शन नहीं दी, जिसकी वजह से ईडीए तो खत्म हो गया, लेकिन जो स्टेट बैंक अभी तक वो बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन जिसकी कंप्लेन आ रही है, अभी तक उनको जो फॉरेन फंडिंग के इश्यूज हैं उसके ऊपर आ रहे हैं और ये कह रहे हैं कि आप कोई एक्नॉलेजमेंट लेके आए ईएडी से, और ईएडी के बाद जब ऑर्गेनाइजेशन जाती हैं तो वो यही कहते हैं कि नहीं, हमारा ईएडी नल एंड वाइड है जब तक सुप्रीम कोर्ट से कोई ऑर्डर नहीं आता। तो बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस हैं, बहुत सारे इश्यूज हैं, बहुत सारे चैलेंजेस हैं सीएसओ के लिए, जिसकी वजह से आज हमने ये जो वेबिनार ऑर्गेनाइज किया है। इसमें जो बेसिकली हम आज के बात करेंगे इकोनॉमिक ट्रेड, ईएटी के बारे में बात करेंगे। एफएटीएफ को आपको पता ही है कि वो सारी ठीक, उसमें एक इशू था सिविल सोसाइटी का, लेकिन मेन इशू दूसरे थे। उसमें जो इशू था लॉयर्स का था, प्रॉपर्टी डीलर्स का था, गोल्डस्मिथ का था, लेकिन जो ज्यादा टारगेट सीएसओ को किया गया। उसके बाद आप देखेंगे पीसीपी एक अदारा है, पाकिस्तान सेंटर फॉर फिलैंथ्रोपी, उसमें भी देखें कि उनकी भी असेसमेंट जरूरी हो गई है। अगर आपने लोकल फंडिंग को फेल करनी अंडर सीएसओ प्रोग्राम, तो उसमें भी आप देखें कि यू हैव टू पे फीस फॉर दैट, और अगेन इट्स अ लेंथी प्रोसेस। फिर एफबीआर आ जाएगा, एफबीआर में आपको पता है कि इसमें बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस हैं, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन जा रही हैं और वो यही बार बार कह रहे हैं जब भी एफबीआर के पास जाते हैं कि हम अब एनजीओ को इंटरटेन ही नहीं कर रहे,
हालांकि ऐसी बात नहीं है। जब हम उनके मेंबर से मिले हैं तो उन्होंने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं, ऐसी कोई डायरेक्शन नहीं है कि हमने एनजीओ को इंटरटेन नहीं कर रहे। और बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन है जिनका पीसी भी क्लियर है लेकिन एफबीआर में अभी तक वो स्टार्टअप हो रही है। उसके बाद हम बात करेंगे जो आईसीटी चैरिटी रजिस्ट्रेशन है एक्ट जो बना है 2021। ऑब्वियसली इस्लामाबाद की हम बात करेंगे तो यहाँ पे आईसीटी है, पंजाब का लैदा चैरिटी रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी बनी है, सिंध की लैदा बनी है। तो दिस इज अ न्यू चैलेंज कि जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है पाकिस्तान में वर्किंग ऑल अक्रॉस द पाकिस्तान एक्सेप्ट एससीसीपी रजिस्ट्रेशन, उस सारी उन्होंने नॉल एंड वाइड कर दिया। उन्होंने कहा कि दोबारा रजिस्टर करवाएं। हमें इधर इस्लामाबाद में बहुत सारे इश्यूज आ रहे हैं, बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन आ रही है। जब स्पेशली हम फेडरल गवर्नमेंट के साथ, लोकल गवर्नमेंट के साथ कोई इनिशिएटिव लेते हैं, कोई इंटरवेंशन करते हैं, तो कहते हैं जी कि पहले आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन को री रजिस्टर करवाएं। तो ये भी अनदर चैलेंज। आप ट्रस्ट एक्ट की बात करते हैं, ट्रस्ट एक्ट भी आपको पता है अमेंडमेंट हुई है इसका 2020 में, अमेंडमेंट हुई 2021 में ये पास हो गया। अब अभी तक टिल टुडे जो आज की इंफॉर्मेशन है कि ट्रस्ट एक्ट में अभी तक कोई ऑर्गेनाइजेशन रजिस्टर्ड नहीं हुई है। और हमने इनसे पूछा है कि रीजन क्या है, तो वो कह रहे हैं जी कि अभी तक FATF जब तक साइन नहीं होता तो हम ट्रस्ट एक्ट के तहत कोई ऑर्गेनाइजेशन रजिस्टर्ड नहीं कर पा रहे। लेकिन आईसीटी चैरिटी जो रजिस्ट्रेशन है उसके तहत वो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन को इंटरटेन कर रहे हैं। तो बहरहाल एनी हो, मैं अभी रिक्वेस्ट करता हूँ हमारी जो साथ महविश मेमन है, ये एक्सपर्ट्स हैं, इनकी कंसल्टेंसी कंपनी है और ये हमें ब्रीफ करेंगी। और मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा महविश से कि प्लीज इसको ब्रीफ और प्रिसाइज रखिएगा और यू हैव ओनली 20 मिनट्स, तो ताकि उसके बाद हमारा पास क्वेश्चन आंसर के का टाइम हो। तो ओवर टू यू महविश। Assalamualaikum everyone, and Ishaq sir, thank you so much for giving me this opportunity. I would appreciate अगर मुझे allow किया जाए कि मैं screen share कर सकूं। मुझे एक्चुअली मेरा नाम महविश मेमन है, मेरा ताल्लुक डेक्स्टर कंसल्टेंट से है। मैं एक अपनी फर्म रन करती हूँ। कीपिंग दैट मैं डेफिनेटली एनजीओज को की कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए एक डिसइंफॉर्मेशन और नॉलेज वैक्यूम के ऊपर काम करना चाहती हूँ कि वहाँ पे इंफॉर्मेशन कैसे होती है, क्या रेगुलेटरी कंप्लायंसेस है, किस तरह से ग्रास रूट का काम है। तो बेसिकली मूविंग ऑन टू आवर प्रेजेंटेशन टुडे, दैट इज आईसीटी। सबसे पहले जो हमारा टॉपिक आज का है वो है आईसीटी चैरिटीज रजिस्ट्रेशन रेगुलेशन फैसिलिटेशन एक्ट 2021, और उसके बाद हम डिस्कशन करेंगे वो करेंगे ईएटी रजिस्ट्रेशन पे। मूविंग टू आईसीटी चैरिटीज एक्ट, तो थोड़ा सा मैं बता दूं कि फॉर्मल रजिस्ट्रेशन लॉज क्या थे। फॉर्मल रजिस्ट्रेशन लॉज जो थे जिसमें एक ट्रस्ट एक्ट 1882 था, दूसरा सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 था, तीसरा वॉलंटरी सोशल वेलफेयर एजेंसीज ऑर्डिनेंस 1961 था, एंड एक सेक्शन 42 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2017 है। कीपिंग इन विद दैट कि इसकी जो अब सिचुएशन है कि जैसे ये इस्लामाबाद में लॉ आया, दिस लॉ जस्ट ओनली परटेन्स टू इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी। इस्लामाबाद के एस्पेक्ट में ये तीन लॉज, ट्रस्ट एक्ट 1882, सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट एंड वॉलंटरी सोशल वेलफेयर एजेंसीज ऑर्डिनेंस, सारे के सारे सीज टू बी परफॉर्म का वर्ड आया है आपके न्यू लॉ में कि ये कोई भी एनपीओ या एनजीओ जो भी पिछले एनपीओ लॉज में रजिस्टर होती थी वो सीज टू बी परफॉर्म्ड है और उनको फ्रेश एप्लीकेशन के तहत इसके अंडर आना है आईसीटी चैरिटीज रजिस्ट्रेशन रेगुलेशन एंड फैसिलिटेशन एक्ट। एक्सेप्ट फॉर दोज ऑर्गेनाइजेशन जो सेक्शन 42 में रजिस्टर्ड थी वो इसके अंडर फॉल नहीं करती। सेक्शन 42 वाली रजीम जो है वो एज इट इज कंपनीज एक्ट के अंडर कंटिन्यू करेगी, लेकिन जो उसके अलावा तीन एक्ट्स थे वो इस्लामाबाद लेवल पर आपके अब रिपील हो चुके हैं या सीज टू परफॉर्म हो चुके हैं। जैसे कि शायद ने बताया, ट्रस्ट एक्ट 1882 खत्म हुआ, लेकिन उसके बाद एक ट्रस्ट एक्ट 2020 आया उसको रिप्लेस करने, लेकिन ट्रस्ट एक्ट 2020 डज नॉट प्रोवाइड एनी फ्रेमवर्क फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ एनपीओज और एनजीओज। ठीक है, लेकिन वो क्योंकि उनका जो ट्रस्ट एक्ट 2020 की डायमेंशन टोटली डिफरेंट हो चुकी है, सो फॉर एनजीओज दिस इज द लॉ जिसमें आपने रजिस्टर होना है। मूविंग अहेड, एक सवाल एक बड़ा कंफ्यूज कर रहा था सबको कि आईसीटी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस फैसिलिटेट नहीं कर रहा, बता नहीं रहा हो क्या रहा है, क्योंकि ये लॉ जो है दिसंबर 2021 में आया है। तो ऑब्वियसली चीज़ों को थोड़ा सा स्ट्रीमलाइन होने में, नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस होने में
टाइम ले रहा है और इवन वहाँ की टीम को भी इतना अंदाज़ा नहीं है कि व्हाट इज़ द फ्यूचर, क्योंकि एक जगह पे FATF का ये है कि चैरिटीज़ का एक ही लॉ हो, लेकिन अब जो सिचुएशन आ रही है कि 2 लॉज में कन्वर्ट होने जा रहा है, एक सेक्शन 42 और एक आपका चैरिटीज़। तो उस सिचुएशन में थोड़ी सी कंफ्यूजन भी है। काफ़ी टीम्स जो है वो ये कह रही हैं कि आप सेक्शन 42 में जाके रजिस्टर हो, हमारे पास ना आए, बट दैट इज़ नॉट द केस। जो इदारे इस्लामाबाद में ऑपरेट करते हैं, उनकी वर्किंग विसिनिटी इस्लामाबाद में है, वो फ्रेश रजिस्ट्रेशन के तहत इस लॉ में रजिस्टर हो सकते हैं। कीपिंग विद दैट, एक बड़ा क्वेश्चन सब में एक जनरेट हो रहा था कि अगर हमने सारे जो प्रीवियस रजिस्ट्रेशन अगर वो सीज हो चुकी हैं, तो उसके साथ जो एसोसिएटेड हमारी हिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, यानी कि PCB सर्टिफिकेशन है, टैक्स एक्सेम्पशन है, इकोनॉमिक अफेयर्स डिवीजन का अप्रूवल है, क्या वो भी वॉइड हो जाता है? तो उस केस में कोई हार्ड एंड फास्ट रूल या कोई लीगल एस्पेक्ट तो नहीं है, लेकिन जो करंट सिचुएशन चल रही है विद इन दीज डिपार्टमेंट्स, उसको मद्देनजर रखते हुए अगर आप इसमें रजिस्टर होते हैं तो आपका वही NTN कंटिन्यू हो सकता है, बस आपने NTN के पर्टिकुलर्स अपडेट करवाने हैं। बट दिस डज नॉट अप्लाई टू सेक्शन 42। अगर आप पहले सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट में रजिस्टर्ड थे, लेकिन उसके बाद आपने रजिस्ट्रेशन करवा दी सेक्शन 42, तो आपका NTN कंटिन्यू नहीं होगा। सेक्शन 42 का NTN जो है वो आपका न्यू इशू हो रहा होगा, तो उसके बेसिस पे आपकी रजिस्ट्रेशन भी रिवाइज होती है। लेकिन कुछ इदारे इसमें भी फैसिलिटेट कर रहे हैं, जैसे PCP है, वो फैसिलिटेट कर देगा आपको कि चले आपकी रजिस्ट्रेशन चेंज हो गई, पिछली वाली आपने वेव ऑफ कर दी, तो PCP आपको प्रीवियस हिस्ट्री के ऊपर रिन्यूअल सर्टिफिकेट दे देगा अगर आप उनको सारे डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड कर दें। सेम गोज फॉर EAD भी आपको कर देगा, बट टैक्स लेवल पे, टैक्स एग्जेम्पशन लेवल पे, टैक्स रिटर्न्स लेवल पे आपको इश्यूज होंगे, क्योंकि उसकी अम्ब्रेला ID जो है वो NTN ही है। तो इस वजह से वहाँ पर थोड़े इश्यूज हैं, लेकिन उसको भी लेकिन क्योंकि सेक्शन 42 एक सेपरेट एंटिटी मानी जाएगी, और ये जो आपकी प्रीवियस रजिस्ट्रेशन स्टेटस है वो प्रीवियस और ओल्ड एंटिटी मानी जाएगी, वो एक कंटिन्यूटी नहीं आएगी। मूविंग है, हाँ, जो रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट्स हैं ये उनकी वेबसाइट पे भी मौजूद है, लेकिन जस्ट टू गाइड मैंने आप लोगों को थोड़ा सा बताना चाहा कि क्या है। एक ऑनलाइन पोर्टल है, उसको आपने टोटल फिल करना है। अगर एनी ऑफ द मेंबर्स डोंट नो अबाउट पंजाब चैरिटी कमीशन, तो उनका जिस तरह का पोर्टल था बिल्कुल सिमिलर पोर्टल इनका है, उसको आपने फिलअप करना है। उसके साथ फॉर्म B है, जो कि ऑलरेडी जब सोसाइटीज या ट्रस्ट में रजिस्टर होते थे तब एक फॉर्म B फिल होता था। इसी तरह से एक कॉपी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, जैसे एक गवर्निंग डॉक्यूमेंट है वो होता था। CNIC है, ऑफिस बेरर्स के कॉन्टैक्ट नंबर्स, एड्रेसेस, कॉपी ऑफ मिनट्स फर्स्ट मीटिंग। तो ये वही चीज़ें हैं जो प्रीवियस रजिस्ट्रेशन में भी एग्जिस्ट करती थी, बट जस्ट द एडिशन इज एन ऑनलाइन पोर्टल। ये एक ग्लिम्स है ऑनलाइन पोर्टल का। कुछ कंडीशंस इसमें आई हैं इस लॉ में कि आपके जो थीमेटिक एरियाज होंगे जिनमें आप स्पेसिफिकली काम कर सकते हैं, उनको लिस्ट डाउन कर दिया गया है, जिसमें चाइल्ड वेलफेयर है, यूथ वेलफेयर है, वुमेन्स वेलफेयर है, हेल्थ है, ह्यूमन राइट्स है, एजुकेशन है, आपकी वेलफेयर ऑफ द बेगर्स एंड डेस्टिट्यूट है, डेलिक्वेंट्स का है, आपकी सीनियर सिटीजन्स का है, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन है, क्लाइमेट चेंज है। सो मल्टीपल काइंड ऑफ थीमेटिक एरियाज हैं जिनको मैंने थोड़ा बहुत लिस्ट किया है, बट इस प्रेजेंटेशन में ये लिस्ट डाउन भी है और ये आपके साथ शेयर भी कर दिया जाएगा। मूविंग अहेड, कुछ कंडीशंस और भी थी जो इस रजिस्ट्रेशन के एस्पेक्ट से थी। उसमें स्पेसिफिकली जो कंडीशन आ रही थी वो नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन के एस्पेक्ट से आ रही थी, कि जब जो भी नाम आप अपने इदारे का सिलेक्ट करते हैं वो किसी क्लास ऑफ पीपल को एथनिकली या सेक्रेटेरियन ग्रुप लेवल पे एक्सप्लॉइट ना करे। सिमिलरली कोई भी नाम फेडरल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट या किसी प्रोस्क्राइब्ड ऑर्गेनाइजेशन या फॉरेन गवर्नमेंट या इंटरनेशनल गवर्नमेंट के किसी भी इदारे के साथ लिंक ना रखती हो, उससे मिलती जुलती ना हो। आपका नाम इटसेल्फ थोड़ा सा यूनिक होना चाहिए। इन केस अगर आपके इदारे का नाम इस इन प्रोविजंस की को कॉन्ट्रीब्यूट करता है कि वो नहीं कंप्लाइड नहीं है, तो आपने रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी को अपने चेंज ऑफ नेम का बताना है, और ये विद इन 30 डेज ऑफ द अप्रूवल आपने नाम चेंज करवा देना है। जैसे कि एज ए ब्रीफ के, क्योंकि जो रजिस्ट्रेशन है इसका एक रिन्यूअल प्रोसेस भी होगा। इसकी वैलिडिटी 1 साल तक की है और उसका रिन्यूअल होगा एनुअल बेसिस पे।
उसमें एक एप्लीकेशन फॉर्म होगा, उसकी रिस्पेक्टिव फी होगी, एनुअल प्रॉफिट रिपोर्ट्स हैं, ऑडिटेड अकाउंट्स हैं। लेकिन इसमें एक बड़ी स्पेसिफिक कंडीशन आई जो प्रीवियसली एग्जिस्ट नहीं करती थी, वो ये थी कि आपने रिन्यूअल के लिए अप्लाई करना है 30 days in advance of completion of the year of registration। यानी कि अगर आपकी 30 जून को रजिस्ट्रेशन एक्सपायर हो रही है तो आपने एटलीस्ट 31 मई या 1 जून तक अथॉरिटी के डॉक्यूमेंट सबमिट करवा देने हैं रिन्यूअल के। प्रीवियस होता था कि हम सब्सिक्वेंटली चलते थे, लेकिन अब ऐसे नहीं होगा। अब ये लॉ में स्पेसिफिक एक टर्म आ चुकी है। आपके कोई क्वेश्चंस हो प्लीज डू लेट मी नो। प्लीज अगर किसी का क्वेश्चन है हैंड्स अप कर दें या ड्रॉप योर क्वेश्चन इन द टेक्स्ट बॉक्स और फिर अकॉर्डिंगली फिर हम उसको क्वेश्चन आंसर करेंगे। थैंक यू सो मच मैम फॉर योर वेरी इंफॉर्मेटिव प्रेजेंटेशन। और अगर किसी को कोई ऐसा एम्बिग्यूटी है, कोई क्वेश्चन है तो प्लीज डू आस्क रिगार्डिंग जो भी प्रेजेंटेशन हुई है ईएडी के बारे में, एफबीआर के, पीसीपी या आईसीटी चाइल्ड कमीशन के बारे में। So floor is open to you guys. अस्सलाम वालेकुम। इश्तियाक साहब, मेरा क्वेश्चन ये है कि पिछले दिनों एक कॉल फॉर प्रपोजल आई थी, उसमें प्री रेक्विजिट था कि आपके पास ईएडी का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। उसके अलावा आप उस कॉल फॉर प्रपोजल के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। मैंने ईएडी में रब्ता किया, ईएडी के जो सेक्शन ऑफिसर थे वो कह रहे थे कि जी हमारी ऐसी कोई कंडीशन नहीं है, जब तक आपके पास ग्रांट नहीं आती हम आपको उस स्पेसिफिक किसी भी ग्रांट के बारे में कोई लेटर नहीं दे सकते। तो हमें कोई इस तरह की कोई ऐसी चीज़ें भी सामने लाने की ज़रूरत है, या ऐसी क्या कोई पॉलिसी है कि हम डोनर्स को थोड़ा सा मोबिलाइज कर सकें कि वो इसका प्री रेक्विजिट जो है वो ना डालें, बल्कि ग्रांट की अप्रूवल या जिस डोनेशन के बाद जिस ऑर्गेनाइजेशन को वो मिलती है उसके बाद वो उसके हवाले से एनओसी या जो भी उसका एमओयू है वो साइन करें। इसके सॉरी अगर आप बुरा ना माने, ईएडी का मेरा जिस मैंने 5 मिनट्स का एक क्वेश्चन आंसर सेशन रखा है, उसके बाद ईएडी पे हमने मूव करना है। तो इफ यू रिजर्व योर क्वेश्चन फॉर दैट टाइम तो हम ईएडी के अंदर इसको डिस्कस कर लें, इफ यू डोंट माइंड। जी थैंक यू मैडम। आपने अभी एक बात की है डेट से रिलेटेड कि 30 जून या कोई भी डेट ऐसे तो उससे पहले करवा लिया जाए। तो ये तो पिछले साल या 2 साल से जो डी रजिस्टर हो चुके हैं इदारे, वो उनसे रिलेटेड ये कैसे होगा? थैंक यू। सर, जो डी रजिस्टर हो चुके हैं उनको री रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ेगी इस लॉ के अंदर। जो डी रजिस्टर हो चुके हैं उसके हिसाब से तो वो इदारे एग्जिस्ट ही नहीं करते। हाँ, जो इदारे एग्जिस्ट करते थे, रिन्यूअल एप्लीकेशन उन्होंने नहीं दिए क्योंकि प्रीवियस लॉ में इतना उसका हार्ड एंड फास्ट इस तरह से नहीं था कि ये रिन्यूअल कब होगा, कैसे होगा। दिस लॉ कवर्स दिस एस्पेक्ट रिगरसली। वो ये है कि आपका उस जैसे मैंने एग्जांपल बताई थी 30 जून वाली, कि लेट सपोज कि आपकी रजिस्ट्रेशन जो आपको रजिस्ट्रेशन मिली थी वो 30 जून को मिली थी पिछले साल। तो मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, ठीक है, 30 जून को मिली थी और अब वो ये है कि 30 जून को आपका इस साल आके रजिस्ट्रेशन एक्सपायर हो रही है। तो वहां पे आपने इस लॉ के अंदर जो प्रीवियस लॉज है उसमें अगर डी रजिस्टर हो गई, इट्स ओके, आप उसको फ्रेश एप्लीकेशन में इसमें ले आए। लेकिन अगर आप अभी इसमें रजिस्टर अब आगे होंगे तो उसमें आपने इस चीज की कंप्लायंस डेट की रखनी है कि अगर 30 जून को आपकी रजिस्ट्रेशन एक्सपायर हो रही है तो 1 जून को या 31 मई को आपकी एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी को चली जानी चाहिए। जी बिल्कुल ठीक, थैंक यू थैंक यू। वालेकुम अस्सलाम सर, एक मुख्तसर सा क्वेश्चन है। जो ऑर्गेनाइजेशन जो है वो 42 के तहत एससीसीपी के साथ रजिस्टर्ड हैं, तो आईसीटी चैरिटी कमीशन तो उनको यानी एग्जेम्प्टेड है, तो क्या बाकी जो चैरिटी कमीशन है अदर देन आईसीटी क्या वो भी उनको एग्जेम्प्टेड है? नंबर 1। नंबर 2, क्या जब एग्जेम्पशन है तो इसका मतलब यह है कि जितनी भी आपने यहाँ पर फाइलिंग बताई है कि जो एनुअली रिक्वायर्ड है या बाय एनुअल रिक्वायर्ड है, वो सारी की सारी भी एग्जेम्प्टेड होगी? अच्छा सर, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है प्रोविंशियल चैरिटी कमीशन में और सांबा चैरिटी कमीशन में।
जो पंजाब चैरिटी कमीशन है, सिंध चैरिटी कमीशन है और केपी चैरिटी कमीशन है, उसका ये है कि आपको प्रीवियस किसी लॉ में रजिस्टर्ड होना है, जैसे सोशल वेलफेयर है, आपका सोसाइटीज है, आपका ट्रस्ट एक्ट है, आपका सेक्शन 42 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2017 है। इनमें से आपने किसी में रजिस्टर्ड होना है। उसके बाद आपने पंजाब चैरिटी कमीशन या सिंध चैरिटी कमीशन या केपी चैरिटी कमीशन, व्हिचएवर इज योर ऑपरेटिव एरिया, वहां पे आपने रजिस्टर्ड होना है, ठीक है। लेकिन इस्लामाबाद में सिरे से आपकी ये वाली जो चैरिटी कमीशन का एस्पेक्ट है वो टोटली रजिस्ट्रेशन एस्पेक्ट से, प्रोविंशियल रेगुलेशन एस्पेक्ट से है कि फंड्स, जो चैरिटेबल फंड्स की जो रेगुलेशन है उसके लिए चैरिटी कमीशन वहाँ फॉर्म की गई है। लेकिन आपकी जो यहाँ पर जो है वो टोटल रजिस्ट्रेशन भी है और आपकी वो रेगुलेशन भी है, ठीक है। तो ये आपका इसकी सेक्शन 42 एग्जाम किया गया है इस्लामाबाद में, लेकिन जो बाकी प्रोविंसेस में सेक्शन 42 एग्जाम नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शाहिद वसीम है और मैं दुआबा फाउंडेशन से बात कर रहा हूँ। मैं इस पे मेरे दो क्वेश्चन हैं इस पोर्टल के हवाले से। एक तो ये है कि जब सबमिशन से पहले अगर आप उस पर डेटा अपलोड कर रहे हैं तो उसमें कोई ऐसी चीज या कोई गलती हो जाती है तो वो उसमें ना उसको चेंज करने का बटन है और ना ही मतलब उसको रिमूव करने का। ये पहले पंजाब चैरिटी कमीशन में भी प्रॉब्लम आ रहा था, हमने उनके साथ रब्ता किया था तो उन्होंने फिर उसको थोड़ा मॉडिफाई कर दिया था कि सबमिशन से पहले जो भी आपकी कोई मिस्टेक है या कोई ऐसी चीज है तो वो आप एक दफा रीचेक करके तो उसको फाइनली वर्जन जो है ना वो अपलोड करें। अभी लेकिन इसके आईसीटी के ऊपर ये प्रॉब्लम अभी तक स्टिल है कि आप अगर कोई फिगर या कोई अमाउंट या डेट या कोई डेटा उसके ऊपर अपलोड कर देते हैं तो वो फिक्स हो जाता है, उसको आप चेंज नहीं कर सकते। तो ये एक प्रॉब्लम आ रहा है। दूसरा प्रॉब्लम ये है कि फाइल का जो साइज उन्होंने रखा हुआ है वो 2 MB से ज्यादा नहीं है। बाज डेटा ऐसा है वो आप जितना मर्जी उसको कंप्रेस कर लें वो 2 MB से ज्यादा बनता है। अगर उसको 2 MB पे आप लेके आते हैं या तो वो पढ़ा नहीं जाता, ब्लर हो जाता है। तो इस तरह की दो ये मेरे क्वेश्चन है, इसके आप देखिए। सर बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आईटी इश्यूज एग्जिस्ट करते हैं और क्योंकि एक न्यूली आया है तो इसमें आईटी इश्यूज अभी वही परसिस्ट करते हैं जो पंजाब चैरिटी कमीशन के बिल्कुल स्टार्ट में एग्जिस्ट करते थे, क्योंकि वो न्यूली जब आया था और ये वही पोर्टल है, बिल्कुल सेम पोर्टल है, उसमें वो सारी चीज़ें एग्जिस्ट करती ही होती हैं। तो ये इश्यूज आते हैं। व्हाट वी डू, व्हाट आई गाइड माय क्लाइंट्स, इसमें होता है ये कि मैं एक प्रोफॉर्मा हमारा बना हुआ होता है, उसमें सारी इंफॉर्मेशन पहले हम फिलअप करते हैं वर्ड में, एक एक चीज़ को वेरीफाई करने के बाद हम वहाँ पे पुट अप कर रहे होते हैं। अगर कोई मसला इस तरह का आता है तो ऑब्वियसली हमने इस ऑनलाइन एप्लीकेशन की हार्ड कॉपी भी उनको देनी है वाइल रजिस्ट्रेशन। तो हार्ड कॉपी में हम उनको इंटीमेट कर रहे होंगे कि यहाँ यहाँ ये एरर्स है और ये इस तरह से है, करंटली ये इस तरह से प्रोसीड कर रहे हैं। इसमें आपके पास कोई ऐसा मतलब ईमेल एड्रेस या फोन नंबर हो जिनसे हम उनसे राब्ता कर सकें आईसीटी वालों से ना, ताकि हम उन्हें अपना मसला तो सामने रख सकें। क्योंकि पंजाब चैरिटी कमीशन में हमने जब उनके साथ ये मसला 2-3 ईमेल्स हमने की उनके साथ तो फिर उन्होंने वो उसको उसके अपना ये ऑप्शन डाल दी कि ये प्रॉब्लम आ रहे हैं लोगों को, तो जेन्युइन प्रॉब्लम है तो हम अपना जो सॉफ्टवेयर है थोड़ा मॉडिफाई कर लेते हैं। तो अगर आपका है तो प्लीज मुझे वो बिल्कुल आपको शेयर करेंगे। अच्छा, मैं ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि पहले हम ना ईएडी के ऊपर बात कर लें। अगर किसी का कोई क्वेश्चन ईएडी के रिलेटेड है तो स्पेसिफिक पहले हम वी हैव ओनली 10 more minutes left, तो पहले ईएडी के बारे में किसी क्वेश्चन है प्लीज वो रेज करें ताकि फिर हम एक टॉपिक को खत्म करें, फिर सेकंड पे आए। क्योंकि बड़ा अच्छा पॉइंट रेज किया है किसी वजह हमारे दोस्त कि जो ही अभी बहुत सारी मैंने भी खुद एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जो आ रहे हैं, ईओआई आ रहा है, तो उसमें अभी भी डोनर जो है वो ईएडी मांग रहा है। तो उसमें हमने ईमेल पे उनको की कि भाई आपने ये तो अभी नल एंड वाइड है तो आप इसको ना करें। उन्होंने कहा निकला साहब वो हमसे एक फॉर्मेट था उसमें आ गया, लेकिन हमें भी वी कैन अंडरस्टैंड कि वो फ्रीज हुआ है, तो आप जिसने भी एप्लीकेशन उसके अगेंस्ट डालनी है तो दे दें। तो दे नोज वेरी वेल, जो डोनर्स हैं ना दे नो वेरी वेल कि भाई ईएडी नहीं है।
तो ईएडी के बारे में अगर किसी क्वेश्चन है तो प्लीज वो पूछ ले ताकि हम इसको ईएडी वाले चैप्टर को क्लोज करें। थैंक सर यू। मैं ईएडी की प्रेजेंटेशन दे दूं ताकि इस पे थोड़ा एक आइडिया हो जाए सबको। जी जी प्लीज प्लीज प्लीज। मुझे स्क्रीन प्लीज अलाउ कर दीजिए। मैं बस जरा क्विक रहिएगा क्योंकि वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम। ठीक है ठीक है सर, बिल्कुल ठीक है। जैसे कि आप सब जानते हैं कि ईएडी 2013 में पॉलिसी आई थी जिसके बेसिस पे फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशंस को रेगुलेट किया गया था। अब वो कुछ इस तरह से उस पॉलिसी में एक स्टेटमेंट गिवन थी कि ये रेगुलेटरी फ्रेमवर्क जो है ये एक टेम्पररी है अंटिल गवर्नमेंट प्रॉपर इस चैनल को इनैक्ट नहीं करती, तब तक ये एक टेम्पररी पॉलिसी के तहत होगा। लेकिन सिंस 2013 कुछ भी इस तरह की प्रोसीडिंग्स नहीं हुई और फिर जो है आपका एक बहुत सारे एडवर्स इम्पैक्ट्स ईएडी के डेवलप होना शुरू हो गए, बैंक अकाउंट ओपनिंग के, कभी डोनर्स के, कभी किस तरह से आपको, और सेपरेटली सबसे बड़ी बात ये थी कि रिजेक्शन के टाइम पे आपको इंटीमेट भी नहीं किया जाता था कि रिजेक्शन की रीजन क्या है। तो उस बेस को रखते हुए मैरी स्टोक्स सोसाइटी ने सिंध हाई कोर्ट में फेडरल गवर्नमेंट एंड इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी के अगेंस्ट एक केस पिटिशन किया जो कि इस तरह की स्टॉप गैप अरेंजमेंट है। और वाइल सिंध हाई कोर्ट डिसीजन ऑन January 28, 2022, Mary Stokes Society win the case in favor of all non-profit organizations. And just to add that ये डिसीजन पूरे पाकिस्तान पे अप्लाई होता है क्योंकि इसमें जो क्लॉजेज इन्वोक की गई हैं वो ऑल ओवर पाकिस्तान है। फर्स्ट जो आर्टिकल है वो आर्टिकल 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है जिसमें आपकी लिबर्टी ऑफ डूइंग समथिंग इज कॉम्प्रोमाइज्ड। सेकेंड जो हमारे इसमें आर्टिकल है आर्टिकल 24A द जनरल क्लॉज एक्ट कि आपको कोई भी चीज की रिजेक्शन विदाउट माइंडफुल रीजनिंग नहीं हो सकती। तो कुछ ये एक्सट्रैक्ट्स इस प्रेजेंटेशन में मौजूद है। इसमें इसका जो बेसिक कंक्लूजन था वो ये था कि सिंस कोई कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रेंथ या कोई भी लॉ इस पॉलिसी को गवर्न नहीं करता तो इट इज अ स्टॉप गैप अरेंजमेंट। तो इसको रखते हुए दिस इज एन अनलॉफुल अथॉरिटी एंड अनलॉफुल पॉलिसी इन टर्म्स ऑफ द पाकिस्तान ओवरऑल कॉन्स्टिट्यूशन। जो अभी जो ईएडी का आगे प्रोसेस चल रहा है वो ये है कि ईएडी क्या आगे प्लान कर रहा है। ईएडी हो सकता है कि एक प्रॉपर बिल पास करके एक प्रॉपर एक एंटिटी इनैक्ट कर दे और उसके थ्रू ईएडी गवर्न हो। दूसरा ये है कि सुप्रीम कोर्ट में इनकी पिटिशन है वो वहाँ पे इस चीज़ को डिलिब्रेट किया जा रहा है बट देयर इज नो फाइनल। आपका जो क्वेश्चन आया है डोनर्स के मुतालिक, तो डोनर्स जो इंटरनेशनल एनजीओज हैं वो खुद मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर के साथ रजिस्टर होती है, इसलिए उस पैरामीटर के अंडर उनको कहा गया है कि आपने उन एनजीओज को फंड करना है जिनके पास ईएडी मौजूद है। तो उसकी वजह से आईएनजीओज थोड़ा अपने रेगुलेटरी प्रेशर्स की वजह से या डोनर्स अपने रेगुलेटरी प्रेशर्स की वजह से जो इन लोकल एनजीओज हैं उन पे करती हैं कि ईएडी होना चाहिए। तो उसके बेस पे जो अभी एक मीडियोकर अरेंजमेंट है, कुछ तो आईएनजीओज को करती है कि ठीक है आप करें, हम फंडिंग आपको देते हैं लेकिन आप अपना प्रोसेस स्टार्ट कर दें। कुछ आईएनजीओज बिल्कुल उसको बड़ा स्ट्रिक्ट सा लेके चल रही हैं। तो उस केस में जो रिकमेंडेड सोल्यूशन है वो ये है कि आप एक एप्लीकेशन ईएडी के साथ फाइल कर दें उनके ऑनलाइन पोर्टल पे। ऑनलाइन पोर्टल अभी वर्किंग है, आप उस पर अपनी एप्लीकेशन डाल सकते हैं, लेकिन वो आगे एप्लीकेशन प्रोसेस नहीं होगी, लेकिन आपके पास एक जनरल एक्नॉलेजमेंट आ जाएगी जो कि इस तरह की एक एक्नॉलेजमेंट होगी जो उनकी पोर्टल पे पॉपअप होगी। आपकी ये एक्नॉलेजमेंट विल सर्व द पर्पस कि आपका काम प्रोसेस में है और दैट विल आल्सो फुलफिल बैंकिंग रिक्वायरमेंट्स टू सम एक्सटेंट। और मेरी कुछ अर्सा पहले ईएडी के कुछ ऑफिशियल्स के साथ मीटिंग भी हुई थी, उसमें भी ये बात मेरी डिस्कस हुई थी कि डोनर्स का भी एक बड़ा वो एक फील आई हुई है कि वो फंडिंग उनको नहीं देंगे जिनके पास ईएडी नहीं है। तो उस प्लीज यू हैव 2 मिनट्स। जी सर, कंक्लूड कर रही हूँ। लास्ट स्लाइड से सर, उसमें ये है कि आप अपनी जो जितनी भी फाइल ईएडी की है उसकी हार्ड कॉपी कोरियर कर दें और जो आपकी कोरियर रसीद है वो आपके पास होनी चाहिए। आपके पास एक जनरल एक्नॉलेजमेंट आ जाएगी, एक कोरियर रसीद आ जाएगी। जब आप वो डिफरेंट डोनर्स को देंगे तो दैट वुड बी कंसिडर्ड कि आपका काम प्रोसेस में चल रहा है एंड एज सून एज सिंध हाई कोर्ट और जो भी ये वैक्यूम क्लियर होता है योर एप्लीकेशन विल बी ऑन बैक ऑन ट्रैक। तो बेसिकली ये एक रिकमेंडेशन है और आपके क्वेश्चन आंसर सेशंस।
कि अगर किसी का EAD का रिलेटेड क्वेश्चंस है तो ऑब्वियसली जैसे मैंने कहा कि वेरी आउट ऑफ टाइम, तो हम शेयर करेंगे, मैडम मैविज का नंबर भी शेयर करेंगे, अपने भी शेयर करेंगे कि इन केस किसको क्यूरीज होगी तो बाद में थ्रू ईमेल और थ्रू कॉल वो इनसे पूछ सकता है। तो प्लीज अगर अभी किसी का क्वेश्चन है EAD का रिगार्डिंग तो प्लीज डू आस्क। मेरी कॉन्टैक्ट डिटेल्स स्क्रीन पे विजिबल भी है, तो आप वो भी नोट डाउन कर सकते हैं। सेम के हेलो। प्रेजेंटेशन दिया कि EAD क्यूरी नहीं है, क्वेश्चन नहीं है। नहीं, हेलो। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। जी शोफ्ता बात कर रही हूँ। मेरा एक छोटा सा मैविश से ये क्वेश्चन, अभी इन्होंने जैसे बात की है EAD के हवाले से कि जी। अगर रिसेंटली यही हमारे ऑर्गेनाइजेशन को भी यही मसला पेश आया कि एक्नॉलेजमेंट EAD की तरफ से नहीं मिलती। आप उनसे अगर ये कहें कि ठीक है आप इसको प्रोसेस करने की हम बात नहीं करते, लेकिन सिर्फ हमने आपको लेटर दिया, उस एप्लीकेशन को आप एक्नॉलेज रिसीविंग का आप दे दें, तो वो रिसीविंग का भी वो अप्रिशिएट नहीं करते कि हम आपको इन राइटिंग दें कि हमने आपकी एप्लीकेशन रिसीव कर ली है, और प्रोसेस तो एक अलग वो है। तो इस बारे में मिस मैविश क्या कहती हैं? क्योंकि हमने तो बहुत ज्यादा इस चीज को किया, बड़ी मुश्किल से फिर वो थोड़ा करते हैं, हेसिटेट करते हैं आपको। एक मैं बेसिकली एक्नॉलेजमेंट से मुराद मेरी रिसीविंग ही थी, और रिसीविंग ये है कि वो हेसिटेट है उसको रिसीविंग देने से, लेकिन आपने लेनी है टू फुलफिल योर प्रोसेस। एट द एंड वो दे देते हैं अगर आप उनको इंसिस्ट करते हैं, क्योंकि मैंने अपने काफी क्लाइंट्स को इस तरह से करवाया है और उनको रिसीविंग के बेसिस पे आगे किया, लेकिन और उसमें जी 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 प्लीज आप करें। फिर मैं आपसे सिर्फ ये चाहूंगी कि अगर आप फोकल पर्सन का नाम या कोई ऐसी इंफॉर्मेशन दे सकते हैं जिनसे हम डायरेक्टली अगर फिर रब्ता करें इन केस हमें ऐसा कोई प्रॉब्लम आता है। मैम इशू ये है कि वहाँ पे आपको पता है जो पर्सन्स होते हैं वो चेंज होते रहते हैं, तो हम लोग फर्म जो है हमारे एक पर्सनल लिंकेजेस होते हैं जिसके थ्रू हम पेनिट्रेट कर रहे होते हैं। तो जब आपको ये बताऊं कि करंटली जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उनमें जो ट्रांसफर्स हो रहे हैं ये हफ्ते 2-3 दिन महीनों के हिसाब से हो रहे हैं। तो उसमें अगर मैं किसी का आपको बताऊंगी भी तो जब आप जाएंगी तो आप कहेंगे उनका तो ट्रांसफर हो गया, तो वो मैटर एक बड़ा आपके लिए कंफ्यूजिंग होगा। तो इफ यू नीड असिस्टेंस तो आई विल गेट माय लिंकेजेस डन और आपको हम करवा सकते हैं, कोई इशू नहीं। अच्छा, इसमें रिक्वेस्ट करूंगा कि क्योंकि ये दिस इज अ सीरीज ऑफ वेबिनार, तो इंशाल्लाह कोशिश हम करेंगे कि नेक्स्ट वीक दोबारा हम मैडम को हम कहेंगे दोबारा हमारे साथ हमें टाइम दें थोड़ा सा मैम साहबा को, क्योंकि बहुत सारी क्यूरीज आ रही है हमारी चैट बॉक्स में भी और वैसे भी लोग हमें क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि नेक्स्ट वीक में या आफ्टर दैट का जब हमारी वेबिनार हो तो हम कोशिश करें कि आपकी जो क्यूरीज है हमें ईमेल्स के थ्रू पहले पूछ लें, या आपका नंबर भी स्क्रीन पे नजर आ रहा है, ईमेल एड्रेस भी है। और दूसरी जो EAD का मसला है वो जिसमें मैंने कहा कि जब तक सुप्रीम कोर्ट में EAD है तब तक वो बहुत रिलेक्टेंट होते हैं किसी का जवाब देने के। क्योंकि डे बिफोर यस्टरडे मैं EAD गया हूँ तो मैंने देखा है कि अराउंड 20 जो ऑर्गेनाइजेशन के लोग बेचारे वहां पे दर बदर हो रहे थे, कोई उनसे पूछ नहीं रहा था, कोई उनको पुरसाने हाल नहीं था। इमेजिन करें कोई सिंध से आया था, कोई बलोचिस्तान से आया था, बहुत दूर दूर इलाकों से आए थे, लेकिन कोई वहां पे उनको कमोडेट नहीं कर रहा था, फैसिलिटेट नहीं कर रहा था। सिर्फ ये कह रहे थे कि नहीं हम EAD हम नहीं दे रहे, जब तक ये सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर नहीं आता तब तक हम किसी किस्म का फैसिलिटेशन नहीं देंगे। लेकिन जैसे मैडम महविश ने कहा कि बहुत सारे ऐसे लिंक्स हैं, सोर्सेज हैं, इनके भी हैं जिनके थ्रू हो सकता है, पॉसिबिलिटी है कि वो आपको एक्नॉलेजमेंट दे दें, लेकिन टिल टुडे हमें नहीं याद कि किसी को कोई एक्नॉलेजमेंट मिला है। जी मनोज, आप कुछ ऐड करना चाह रही हैं? सर फॉर्मल एक्नॉलेजमेंट सिंध हाई कोर्ट का डिसीजन आया तो किसी को नहीं मिला, लेकिन जिस तरह से मैंने एक आपको एप्लीकेशन में दिखाया तो एक इस तरह का या तो पोर्टल पे आ जाता है, एक जनरल एक्नॉलेजमेंट टाइप आ जाती है जिसमें एक रिसीविंग है कि हमारी आपकी एप्लीकेशन हमारे पास सबमिट हो चुकी है। दूसरा ये कि आपका एक जो भी आप डॉक्यूमेंट दे रहे हैं उसके पीछे ऊपर एप्लीकेशन जो देंगे उसके ऊपर वो रिसीव कर देते हैं कि फलान दिन पे हमने रिसीव कर दिया। तो इतनी हद तक मिल रहा है, तो वो थोड़ा सा एक होता है ना कि जो बाकी आपके डिपार्टमेंट से उनके पास एक इंफॉर्मेशन चली जाती है कि आपकी चीजें प्रोसेस में, क्योंकि वो बिल्कुल ही चीजें स्टॉप हुई हुई हैं। तो वो स्टॉप को अवॉइड करने के लिए मेरी ये सजेशन है कि एटलीस्ट रिसीविंग लेवल तक आप इसको लेके जाए।
चलिए, इसका मतलब देयर इज अ पॉसिबिलिटी है। और जैसे कि मैडम ने आपको डिटेल में बताया कि पॉसिबिलिटी है, आप इनसे रब्ता भी कर सकते हैं, हमसे भी रब्ता कर सकते हैं कि अगर किसको एक्नॉलेजमेंट चाहिए। और जैसे हमने कहा कि हम अपना के प्लेटफॉर्म से, ऑल पाकिस्तान एनजीओ अलायंस के प्लेटफॉर्म से, हम इनके जो सेक्रेटरी हैं, इनके जो मिनिस्टर हैं, उनसे भी हम मिल रहे हैं और उनको हम कह रहे हैं कि इस प्रोसेस को एक्सपेडाइट किया जाए। फिर हमने एक एप्लीकेशन प्राइम मिनिस्टर को भी दी हुई है कि उनसे भी हमारा थिंक टैंक मिलने जा रहा है, जिसमें जा रहा हमारा जो मेन एजेंडा ही यही है, सिविल सोसाइटी के सर्वाइवल का। तो इंशाल्लाह हमारी मोस्ट प्रॉब्ली नेक्स्ट वीक हमारी पीएम प्राइम मिनिस्टर साहब से मीटिंग हो जानी है। और एज ए थिंक टैंक हम जा रहे हैं कि हमारे जो इश्यूज हैं, सारे जो इश्यूज अभी भी डिस्कस हुए हैं, जो पहले भी हमने नोट डाउन किए हुए हैं, तो इंशाल्लाह सब के ऊपर हम डिस्कस करेंगे। और जैसे हमने कहा कि दिस इज अ सीरीज ऑफ वेबिनार, और इंशाल्लाह हम आपको नेक्स्ट वीक दोबारा मिलेंगे। मैडम से भी हमने रिक्वेस्ट किया है कि हमें टाइम दें नेक्स्ट वीक 1 आवर का। और जिसका भी कोई क्वेश्चंस है, कोई क्यूरीज है, तो प्लीज डू इट थ्रू ईमेल, थ्रू कॉल्स। मैडम ने आपको नंबर दिए हैं, अगर मैडम अवेलेबल नहीं है तो आप यू कैन कॉल अस एज वेल। हमारा अपना के भी नंबर्स हैं, हमारी फेसबुक भी है, वहाँ पे भी आप क्वेश्चंस डिलीवर कर सकते हैं, यू कैन आस्क जो भी आपकी क्यूरीज है। और थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग फॉर सच अ शॉर्ट नोटिस। और इस मोमेंटम को इंशाल्लाह हम कंटिन्यू रखेंगे, जैसे मैंने कहा कि नेक्स्ट वीक में इंशाल्लाह इसके ऊपर दोबारा हम वेबिनार करेंगे। और मीनवाइल आप अपने क्वेश्चन जो भी क्यूरीज होगी वो आप उसको आप मेक श्योर करें कि हैंडी हो, ताकि इसके ऊपर हम इसके डिस्कशन को फर्दर आगे लेके जा सकें। So once again, thank you everyone. Thanks for joining us. Thank you so much, sir. Thank you. Take care. Thank you. Thank you very Allah much. Hafiz Allah ji. Hafiz.